हाँ तो जी, क्या हालचाल, सब बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा बात है। देखिए, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10 का पूरा हिस्ट्री पेपर, जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इससे संबंधित पूरा हिस्ट्री पेपर का आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव को समाप्त करने वाले हैं, जो कि आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं एकदम पूरा तैयारी के साथ आया हूं, आप भी खा पी करके बैठ जाइए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और एक ही वीडियो में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा हिस्ट्री पेपर का ऑब्जेक्टिव समाप्त होने वाली है, जो कि एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आज की इस वीडियो में 150 कुल मिलाकर के 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सूरज यादव और आज का वीडियो में अगर यदि आप क्लिक कर दिए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर लीजिए। शेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि जब भी मैं आगे का वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है जी। और इस वीडियो में जो PDF यूज हुआ है ना, पूरा हिस्ट्री पेपर का PDF लेने के लिए, है ना, पूरा हिस्ट्री चाहे क्लास 10 का कोई भी पेपर का PDF लेने के लिए आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेंगे, है ना। हालांकि अभी हिस्ट्री पेपर का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वही उसका नोट्स खाली तैयार हुआ है, बाकी नहीं हुआ है, हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो उसका PDF लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिए 7988997348। ठीक है। तो ये आपका प्यारे गुरुजी का नंबर है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं नंबर 1 से। क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट करिए फटाफट कि हम लोग तैयार हैं गुरुजी। ठीक है। तो फटाफट कमेंट करिए कौन कौन लोग तैयार हैं और कौन लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं। अगर यदि आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और एक एक करके आप सही का टिक लगाते जाएंगे। जो नंबर आपका गलत होगा, गलत का टिक लगाते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका स्कोरिंग भी पता चल जाएगा। अगर यदि आप कॉपी पेन कि नहीं बैठे हैं और कहीं घर से बाहर से वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखते जाइए और इसको रिवाइज करते जाइए और माइंड में सेट करते जाइए। तो चलिए, ये आप लोगों के सामने अब मैं ला रहा हूँ एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, चलिए धैर्य की घड़ी हम लोग का समाप्त हो गया। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पर दिया हुआ बाबू मेरे, कि यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज़ किसे क्या कहा जाता है, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। नहीं है पता तो इसका ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला है तुर्की, इटली, इंग्लैंड और रूस। तो फटाफट बताओ कमेंट करके कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू यूरोप। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है आपका 2 नंबर, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है। यंग यूरोप के संस्थापक, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में बताइए कि क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पर है मेजिनी, गेरिबाल्डी और मुसोलिनी, और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो फटाफट करके कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यंग यूरोप के संस्थापक मेजिनी है आपका। ठीक है नहीं। चलिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा आपका 3रा नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपसे कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था बाबू मेरे। पोलैंड के विद्रोह को यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और फ्रांस। बताओ फटाफट कौन होगा इसका आंसर। तो पोलैंड का विद्रोह को कुचलने वाला कौन है, तो रूस आपका पोलैंड के विद्रोह को कुचलने वाला है। ठीक है जी। तो चलो 4था नंबर का क्वेश्चन, चूँकि बहुत सारा क्वेश्चन को देखना है, फटाफट हम लोग करते जाएंगे। किस देश को हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 आपको दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको यहाँ पर सेडान का युद्ध इनके बीच हुआ। सेडान का युद्ध बाबू किनके बीच हुआ, तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ है। फ्रांस और पर्सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं 6ठा नंबर का, वियना कांग्रेस कब हुआ था जी। वियना कांग्रेस आपको बताना है कब हुआ था। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, 1815, 1818, 1820 और 1848। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 1815 ईस्वी। ठीक है जी। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। यहाँ पर है कि 8वां यूनान को एक स्वतंत्र
स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया था? तो ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू मेरे आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी बाबू पेशे से क्या था आपको ये बताना है। तो गैरीबाल्डी पेशे से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है सिपाही, किसान, जमींदार और नाविक। तो आप बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था बाबू मेरे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है आपको कि इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ये आपको बताना है। यहाँ पर टोटल मिलाकर के 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फटाफट से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। पहला इंग्लैंड है, उसके बाद रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा। कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू मेरे? इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो है बाबू इटली एवं जर्मनी का एकीकरण का विरुद्ध था, है ना। बाकी लोग समर्थन में था, जैसे इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड, रूस और पर्सा, ये सब क्या था? समर्थन में था। ऑस्ट्रिया क्या था? विरोधी था, ठीक है। 11वां नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध बाबू मेरे किस संगठन से था बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लाल सेना, कार्बोनरी, डाइट और इनमें से कोई नहीं। तो मेजनी का संबंध बाबू मेरे, मेजनी का संबंध आपका किस संगठन से था? तो ये बताइए फटाफट। ये ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। कार्बोनरी से संबंधित था, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 12वें नंबर का। जर्मनी तथा इटली, जर्मनी तथा इटली वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं जी? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर 4 आपको दिया हुआ। ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बाबू यूरोप हो जाएगा कि जर्मनी तथा इटली वर्तमान में से किस महादेश में आएंगे। तो ये इस तरह से पूछा जाएगा, तो आप यूरोप लगा करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। माउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो माउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, ये आपको बताना है जी। तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फ्रांस में राजदूत, सेनापति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। फटाफट आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। माउंट काबूर को किस पद पर चुना था? तो माउंट काबूर को मेरे विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री पद पर चुना था। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है आपका जर्मन राइट जो है बाबू, राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइट राज्य का निर्माण किसने किया था, ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको सामने दिया हुआ है कि लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने, बिस्मार्क ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है जर्मन राइट राज्य का निर्माण किया था जी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर 15वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा जा रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति बाबू किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका अवलंबन यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, मेजनी है और हिटलर है, बिस्मार्क है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन? तो बिस्मार्क इसका गुरुजी सही आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क इसका गुरुजी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 16वां नंबर है फ्रैंकफर्ट की संधि बाबू मेरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि बताइए गुरुजी कब हुई थी? तो बाबू मेरी फ्रैंकफर्ट की संधि जो है आपका ये हुआ था 1870 ईस्वी में। कब? तो 1870 ईस्वी में। सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो चार्टिस्ट आंदोलन बाबू मेरे आपका हुआ था इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कहाँ? तो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ।
हाँ चलो 18वां नंबर जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। यूनान को बाबू मेरे स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ 4 है, 1836, 1832, 1842 और 1830। तो आप लोग फटाफट बताइए यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो 1832 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जी। ठीक है, 1832 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि एड्रियानोपुल की संधि इन दो देशों के बीच हुई थी। इन दो देशों के बीच हुई थी। कौन कौन देश है यहाँ पर आपके सामने देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ रूस एवं तुर्की यूनान एवं पोलैंड और तुर्की हंगरी एवं पोलैंड। तो एड्रियानोपुल की संधि बाबू मेरे आपको हुआ था रूस और तुर्की के बीच में। किसके बीच में? रूस और तुर्की के बीच में आपको एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए आ गया है। पहला है कि इसमें है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। रूस और तुर्की के बीच हुई थी, लेकिन कब हुई थी ये आपको बताना है बाबू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में रूस एवं तुर्की का संधि हुआ था, है ना। सॉरी, एड्रियानोपुल का संधि हुआ था रूस और तुर्की के बीच में। एड्रियानोपुल की संधि हुआ था कब? 1829 ईस्वी में। देखिए मैं इतना बार बोलूँगा कि आपको फटाफट से याद रहेगा और आगे आपको दिक्कत नहीं होगा जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान बाबू कहाँ पर है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान कहाँ पर है आप लोग फटाफट करके कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो रूस में जार का बाबू मेरे क्या अर्थ होता है ये बात बताइए। जार का क्या अर्थ होता है ये बात फटाफट से आप लोग बताइए। इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग की तरफ अगर जार का बात किया जाए, हम लोग का इंडिया यानी कि बिहार जो बोले, इंडिया में जार का बात करें तो यहाँ पर पानी पीने वाला बर्तन है ना, पानी पीने वाला बर्तन को कहा जाता है। पानी पीने वाला जो वो होता है, एक नल लगा हुआ होता है ना, जिससे पानी निकाल करके हम लोग गिलास में पीते हैं, उसको जार बोलते हैं। लेकिन रूस में जार बाबू, रूस में जो जार था वो किसको कहा जाता था? वहाँ का जो सम्राट था, है ना, वहाँ का जो राजा, उसको जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार, उस समय का भाषा था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है बाबू, यहाँ आपको फटाफट से बताना है किसकी रचना है वार एंड पीस। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की और एंजल्स। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय जो है वार एंड पीस इसका रचना किया था। कौन? टॉल्स्टॉय ने इसका रचना किया था। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लाल सेना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ना, 3 बार भी लगा दिए, कोई भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाल सेना का गठन कौन किया था। लाल सेना का गठन बाबू मेरे कौन किया था आप भी बता सकते हैं फटाफट कमेंट करके। इसका आंसर हो जाएगा ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था जी। ठीक है, ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। कौन ने? ट्राटस्की ने। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। 25वें क्वेश्चन, मजदूर दिवस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बाबू मेरे। मजदूर दिवस आपका कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च। आपको फटाफट से बताना है कब मनाया जाता है, बताइए। ये हो जाएगा 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 26वें नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बाबू मेरे कब मनाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल और 8 मार्च। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च जो है बाबू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं। मजदूर दिवस गुरुजी 1 मई को मनाया जाता है ना। महिला दिवस कब मनाया जाता है
है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। 27वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने आ गया है। देखिए कहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है बाबू, जार कहा जाता है ना। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, आपको बताए थे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन, जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु बाबू यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है 1921, 1922, 1923 और 1924। फटाफट से आप लोग बताइए कि क्या होगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर है कि लाल सेना का गठन, फिर देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, आपको बताए थे ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए इसको रिपीट कर दिया गया है, 2 बार कर दिया गया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू मेरे लाल सेना का गठन कौन किया था, आप बताइए फटाफट से। आपको तुरंत हम बताए हुए हैं कि कौन किया था, तो ट्राटस्की ने किया था, ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका 30वां नंबर क्वेश्चन कि दास कैपिटल देखिए बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका, ये आपका छप सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर दास कैपिटल किसकी रचना है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। 4 ऑप्शन में से फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। एंजिल्स, दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स। किसकी रचना है बाबू, फटाफट से आप लोग बताइए किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स, डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी आपको बताना है। तो रूस का पहला समाजवादी बाबू मेरे 4 ऑप्शन है, स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन और टॉल्स्टॉय। तो आप बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस का पहला समाजवादी कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेखानोव रूस का पहला समाजवादी था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 32वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ बहुत सारा, क्या, दास कैपिटल और वार एंड पीस, स्मार्क और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो समाजवादियों का बाइबल बाबू मेरे दास कैपिटल को कहा जाता है। किनको, तो दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था बाबू। नई आर्थिक नीति के बारे में आपको बताना है, कब लागू हुआ था, बताइए फटाफट से कब लागू हुआ था, आप लोग बताइए, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1921, 1923, 1920 और 1924। तो फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा नई आर्थिक नीति। ये इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 1921 में आपका नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुआ था जी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका बोल्शेविक क्रांति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोल्शेविक क्रांति, है ना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ बाबू मेरे, फरवरी 1917 और नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905 सिर्फ दिया हुआ यहाँ पर। तो बताइए आप लोग फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था गुरुजी, हमको फटाफट से याद हो गया, है ना। तो याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगर यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक की संख्या बहुत ही कम होता है, तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और शेयर कर लीजिए दोस्तों के पास। शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू मेरे, शेयर नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगा वीडियो, तो शेयर ज़रूर कर लीजिए, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पर देखिए अगला है कि रूस में कृषक जाति प्रथा कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो पहले बाबू रूस में जो था ना बाबू, वहाँ पर क्या था, तो गुलामी का प्रथा था। किसका, तो कृषि के लिए गुलामी कराया जाता था लोगों से। तो इसका जो अंत हुआ था वो कब हुआ था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में रूस में दास प्रथा का अंत हुआ था।
था, रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 36वें नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ 36वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी बाबू आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिया हुआ, अंग्रेज, फ्रांसिस, पुर्तगाल और डच। तो बताइए आप लोग फटाफट से क्या हो जाएगा, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, बताओ फटाफट से, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है बाबू। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है गुरुजी, बताइए फटाफट से आप लोग बताइए कहाँ पर है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, कंबोडिया में जो है अंकुरवाट का मंदिर है। कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर है, सूर्य का मंदिर है, वहाँ पर सूर्य का पूजा किया जाता है जी। अंकुरवाट में सूर्य मंदिर है ना, कंबोडिया में, है ना, वहाँ पर कंबोडिया में जो है सूर्य मंदिर है, जो कि अंकुरवाट का मंदिर के नाम से जाना जाता है जी। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 38वें नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ बाबू कि अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, किस शासक के द्वारा किया गया था, किस शासक के द्वारा किया गया था, ये चीज़ आपको फटाफट से बता देना है, ये चीज़ आपको फटाफट से बता देना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, सूर्यवर्मन, नरोत्तम सिंहानुक, दोस्तोवस्की और एंजल्स। कौन होगा बताओ फटाफट। तो सूर्यवर्मन द्वितीय, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्यवर्मन द्वितीय, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। हिंद चीन में बाबू कोलोन किन्हें कहा जाता है। वहाँ पर फ्रांसिस नागरिक जो होता है ना, वहाँ का जो नागरिक होता है उसको क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। हम लोग को भारत में क्या, यहाँ का नागरिक को क्या लोग कहा जाता है या व्यक्ति कहा जाता है ना, लोग कहा जाता है या व्यक्ति कहा जाता है। वहाँ पर हिंद चीन में जो है, हिंद चीन में नागरिक को क्या कहा जाता था, नागरिक को कोलोन कहा जाता बाबू। कोलोन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो हिंद चीन में कोलोन किनको कहा जाता है, फ्रांसिस नागरिक को कहा जाता है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है 40वां नंबर, कंबोडिया की राजधानी, है ना, कंबोडिया की राजधानी अभी हम लोग पढ़े थे। अंकुरवाट में कौन सा मंदिर है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है बाबू बताओ। कंबोडिया की राजधानी यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, हनोई, नोमपेन, बैंकॉक और ओटावा। क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा। बहुत विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, क्या नोमपेन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था ये आपको बता देना है, बता देना अच्छा बच्चा की तरह बताओ फटाफट। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था बाबू। वियतनाम का एकीकरण आपका हुआ था 1975 ईस्वी में। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। वियतनाम का एकीकरण कब हो गया था, 1975 में हो गया। अब है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो सिंगापुर हम लोग का जैसे भारत आज़ाद हुआ था कब, 1947 में। उसी तरह सिंगापुर जो है ना, पहले किसी के चंगुल में फंसा हुआ था, गुलामी में फंसा हुआ था। तो सिंगापुर आज़ाद कब हुआ बाबू मेरे, ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। 1965 में सिंगापुर आज़ाद हुआ गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है 43 नंबर में कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा बाबू। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को पढ़िए और फटाफट से इसका आंसर लगाइए, क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए होचिमिन, फान बो चाओ, क्वांग और त्रियू। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, तो फान बो चाओ ने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है जी। चलो देखो, अगर यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए तो आपको बता ही दिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर लीजिए 7988997348। इस नंबर पर, ये आपके प्यारे गुरुजी का नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया है कि अनामी दल का संस्थापक कौन थे। अनामी दल का संस्थापक बाबू मेरे यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि अनामी दल का जो संस्थापक है वो कौन है। जोनगुएन आई, होचिमिन, बोआदाई और फांचू
त्रिन, फांचू त्रिन है। देखो ऐसा ऐसा नाम है ना ये चीनी लोगों का, ये चीनी लोगों का ऐसा ऐसा नाम है जिसमें कि जीभ बहुत टेढ़ा करना पड़ता है। तो यहाँ पर 44वें नंबर का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू मेरे, क्या आंसर आपका राइट हो जाएगा, ये जोंगुएन आई अनामी दल का संस्थापक है। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जी। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। चलो आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बाबू मेरे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ गया है कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। तो हुआ आंदोलन बाबू मेरे किस प्रवृत्ति का था, बताइए क्या था। ये धार्मिक क्रांतिकारी प्रवृत्ति का था। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था, ये आपको सही करके बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने आ गया है, फटाक से बताइए क्या होगा। 1939, 1940, 1948 और 1942। तो इसका आंसर बाबू मेरे हो जाएगा क्या, 1940 जो है जापान ने हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिस को क्या कहा जाता था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिस को क्या कहा जाता था, आपको अभी तुरंत बताए थे। वहाँ का जो नागरिक था बाबू मेरे, नागरिक को क्या कहा जाता था, कोलोन। तो जो बसता है वही नागरिक होता है। अगर कोई देश में लोग रहता है उसी को नागरिक कहा जाता है। तो वहाँ पर हिंद चीन में अगर पूछेगा आपको क्वेश्चन कि वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, तो कोलोन हो जाएगा। और अगर इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा आपका, इस तरह से भी क्वेश्चन बसने वाले को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा कोलोन कहा जाता था। क्या, कोलोन कहा जाता था। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। जेनेवा समझौता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जी। जेनेवा समझौता फटाफट से बताइए कब हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1954, 1960, 1950 और 1946। तो जेनेवा समझौता गुरुजी बताइए, जेनेवा समझौता हुआ था 1900 आपका ये हो जाएगा 1954 ईस्वी में। हाँ 1954 राइट आंसर हो जाएगा। वो कोई आपको इसमें सस्पेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या है कहा गया बाबू, यहाँ पर कहा गया कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में, हिंद चीन जो एक क्षेत्र है वहाँ पर देश कौन कौन आते हैं ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में हिंद चीन आते हैं। हिंद चीन में कौन कौन सा देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, आप याद रखिएगा कंबोडिया, वियतनाम और इसका अगर यदि शॉर्ट फॉर्म याद करना चाहें आप तो कबीला, क्या, कबीला। क से कंबोडिया, बी से वियतनाम और ला से लाओस। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बाबू। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 में किसके बीच, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था बाबू मेरे, वो किस समझौता के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी में आपका हनोई, ऑप्शन नंबर सी में आपको पेरिस, ऑप्शन नंबर डी में आपको कोई नहीं। तो फटाफट से बताइए बाबू, फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था। हनोई के समझौता हुआ था, कब हुआ था, 1946 ईस्वी में बाबू हुआ था। 1946 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा इसको। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था गुरुजी बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपका, बोर्ड में बार बार पूछा जाता है ना। ये बहुत बार, अब तक कम से कम 10 बार ये एग्जाम में आपको पूछा जा चुका होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताइए है ना। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ बाबू, ऑप्शन दिया हुआ रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो आप फटाफट से बताइए किसने कहा था वेदों की ओर लौटने के लिए। तो वेदों की ओर लौटने के लिए बाबू स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है आपका 53 नंबर, फूट डालो शासन करो। फूट डालो शासन करो फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, ये आप लोग को बताना है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा बाबू। इसका अंग्रेज़ों का जो नीति था, अंग्रेज़ जो जब आए थे हम लोग को भारत में तो गुलाम ऐसे ही नहीं बना लिए थे, बहुत ही दिनों के बाद उन्होंने राजनीति करते करते है ना लोगों के बीच, यहाँ के लोगों को क्या करता था, फूट डाल देता था एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के बीच में फूट डाल देता था, तब जा कर के अपना वो मज़ा चखता था और अपना वो शासन करता था, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने 200 साल तक हम लोगों के भारत में राज किया था और 200 साल तक हम लोग को गुलाम बना करके रखा हुआ था। कौन? तो अंग्रेज़ों ने हम लोग को गुलाम बना करके रखा हुआ था। कितना साल? तो 200 साल तक। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो इसका आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो आप लोग को पता है तो फटाफट से बताइए कि नमक कानून तोड़ने के लिए बाबू कौन सा स्थान चुना था गांधी जी ने? तो कौन सा स्थान चुना था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। दांडी को चुना था गुरुजी। दांडी कहाँ पर है? तो ये दांडी है आपका गुजरात में आपका दांडी है। वहाँ पर नमक कानून तोड़ने का शुरुआत किया था कौन? तो आपका महात्मा गांधी जी, हमारे पूज्य बापू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग को देख लेते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन कि किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी? तो बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, चोरी चोरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता, किसान आंदोलन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही क्या हो जाएगा आपको 55 नंबर में बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, है ना, तो केसर-ए-हिंद की उपाधि क्या की थी, वापस कर दिया था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर है 56वें नंबर का क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी बाबू, ये आपको बताना है। तो फटाफट से आप लोग बताइए कौन हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा कौन दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा कौन दिया था, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रसिद्ध नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, ये बताना है आपको। तो करो या मरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। करो या मरो जो नारा दिया गया था, अगर ऐसे भी उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दरमियान में दिया गया था, तो आप याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान में करो या मरो का नारा दिया गया था जी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है आपका 58 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है बाबू, स्थापना है वो कब हुई थी, आपको ये बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 1857, 1885 और 1920 और 1947। तो फटाफट से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू मेरे 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जी। ठीक है, चलो 59 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बता करके दिखाना है आपको कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। गुरुजी बताइए क्या हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल। तो कौन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक या प्रथम अध्यक्ष? स्थापक अलग है, आपको यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष बताना है। तो प्रथम अध्यक्ष बाबू आपका WC बनर्जी या WC चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है, यह है व्योमेश चंद्र चटर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र चटर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। और इसका शॉर्ट नाम है WC बनर्जी या WC चटर्जी भी कहा जाता है जी। WC चटर्जी भी कहा जाता है, चटर्जी। तो व्योमेश चंद्र, WC से व्योमेश चंद्र आप याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला शुरुआत या पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग बाबू मेरे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग शुरू किया था जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो चोरी चोरा कांड के बाद बाबू मेरे किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ये असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था।
चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 62 नंबर का, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था उसको जांच करने के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था ये आपको बताना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हंटर कमेटी का गठन हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए। ठीक है जी। अगला है सिपाही विद्रोह कब हुआ है जी। एक सेकेंड, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, सॉरी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था जी। सिपाही विद्रोह बताइए फटाफट से कब हुआ था, आप लोग बताइए। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1855, 1857, 1885 और 1887। तो सिपाही विद्रोह बाबू 1857 में शुरुआत हुआ था। सिपाही विद्रोह है ना, इसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 1923, 1925, 1926 और 1936। तो आप लोग फटाफट से बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था जी। 1925 में तो हुआ, लेकिन कौन किया था ये आपको बताना है। तो ये किया था आपका गुरु हेडगेवार, के.वी. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था, के.वी. हेडगेवार ने। ठीक है, इसका आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। चलो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। आप इसको याद जरूर रखिएगा। और पीडीएफ तो आपको बता ही दिए, पीडीएफ लेना चाहते तो आप व्हाट्सएप से फटाक से कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक बाबू कौन है, यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक बाबू मेरे बताओ कौन होगा, फटाफट से कौन होगा। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है, हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी है ना। महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक है जी। ठीक है, अगला है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन जो है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, नेताजी, मास्टरदास, सरदार और मुखिया। तो आप लोग फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्रांतिकारी नेता का उपनाम बाबू क्या हो जाएगा, सूर्यसेन का उपनाम क्या होगा। मास्टरदा के नाम से इसको जाना जाता है, मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट धीरज, पानी दो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे। किनके अनुरोध पर आए थे बाबू मेरे। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग फटाफट से बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ, बताइए फटाफट से, कमेंट कीजिए। तब तक मैं पानी पी ले रहा हूँ। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फटाफट से बता दीजिए। बताओ, बता दिया सभी को। ज़्यादातर लोग ए दे रहे हैं, तो हाँ बाबू ए ही सही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर वहाँ पर आए थे, चंपारण आए थे जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि चोरी चोरा कांड। देखो चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो चोरी चोरा कांड बाबू मेरे कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है, 1922 सिर्फ लिखा हुआ। अगर ईस्वी डेट के साथ रहेगा, तारीख के साथ, तो 5 फरवरी आप याद रखेंगे, 5 फरवरी को हुआ था चोरी चोरा कांड जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आ गए हम लोग, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से बाबू मेरे किन्हें जाना जाता है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि सीमांत गांधी के नाम से किलपन और खान अब्दुल गफ्फर खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालचारी। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर हो जाएगा बी गुरुजी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से
जाना जाता है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? उसमें था क्या, पहले सबसे पहले हम लोग पढ़े कि स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी या चटर्जी, जो भी बोले, दोनों नाम है इसका, चटर्जी भी रहेगा और बनर्जी भी रहेगा, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष था, कौन था, ये अध्यक्ष था। लेकिन संस्थापक कौन था, स्थापना कौन किया था, ये आपको बताना है। तो स्थापना बाबू ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, अभी देखिए फिर तुरंत ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और संस्थापक आपसे पूछेगा तो ए.ओ. ह्यूम। कब स्थापना हुआ था, तो 1885 ईस्वी में, ठीक है। ये आप याद रखिए, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही 3 क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करता है एग्जाम में जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो देखो फिर से आ गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, खैर कोई बात नहीं। 1885 ईस्वी में, फटाफट से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बता देंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी बाबू मेरे, ये आपको बता देना है। तो बता दीजिए आप लोग फटाफट से, क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म समाज की स्थापना बाबू मेरे कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से, कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला, कैमूर और कश्मीर। तो टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर सही, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। यहाँ पर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बाबू कौन किया था, बताओ फटाफट। यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बताओ फटाफट से क्या इसका आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस, हमारे बोस जी, हमारे नेताजी है इसका फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये रहा कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, ये बताइए आप लोग फटाफट से, इसका क्या आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में, इसका आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी, ठीक है। चलो अगला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गुरु हरदयाल है, यहाँ पर गुरुदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल और इनमें से कोई नहीं। तो गदर पार्टी की स्थापना बाबू मेरे किसने किया था? तो आप लोग फटाफट से बता दीजिएगा आराम से, लाला हरदयाल ने किया था, है ना, लाला हरदयाल ने, है ना, गुरुदयाल ने नहीं, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा लोग। तो लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। तो गदर पार्टी का स्थापना तो लाला हरदयाल किया, लेकिन कब किया था ये भी चीज़ आपको बता देना है। फटाफट से बता दीजिए कब हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी, बताइए आप लोग, कब होगा। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, 1913 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी बाबू, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 4 टोटल ऑप्शन दिया हुआ है, बारदोली, एक सेकेंड, हाँ, बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बारदोली का जो आंदोलन चल रहा था, बारदोली का आंदोलन में महिलाओं ने ज़्यादातर भाग लिया था। तो वहाँ की महिलाओं ने मिल करके वल्लभ भाई पटेल को क्या चीज़ का उपाधि दिए बाबू? तो सरदार का उपाधि दिए वहाँ की महिलाओं ने। कहाँ की महिलाओं ने? बारदोली की। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह के बारे में आपको बताना है कि कब हुआ था। चंपारण विद्रोह बताइए फटाफट से, कब हुआ था? 1916, 1919, 1918 और 1917। तो चंपारण विद्रोह बाबू मेरे ये हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, चंपारण विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, चंपारण विद्रोह, आप याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किन्होंने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किन्होंने दिया? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। तो फटाफट से आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू मेरे। इसका आंसर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पर है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। ये चीज़ आपको बताना है बाबू, बताओ फटाफट से। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1923 में गुरु गोलवलकर ने, और ऑप्शन नंबर बी 1925 में के.वी. हेडगेवार, 1926 में चित्तरंजन दास, 1923 में लाला लालचंद ने। तो फटाफट से आप लोग बता सकते हो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कौन किया था, स्थापना कब और किसने किया था। तो 1925 में हुआ था, 1925 में के.वी. हेडगेवार ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ नहीं, यहाँ पर कहाँ है कि कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो मोपला विद्रोह आपको बताना है तो कहाँ पर हुआ था। महाराष्ट्र, केरल, बंगाल, गुजरात और केरल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो केरल में हुआ था बाबू मेरे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ। 3 कठिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपका। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था। 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू होता था बाबू, किसानों पर अंग्रेज द्वारा लागू किया जाता था। मतलब पहले जो है ना, अंग्रेज के द्वारा नील की खेती यहाँ के किसानों से कराया जाता, क्योंकि अंग्रेज तो देखने में गोरा थे बिल्कुल, और गोरा थे तो ऊपर से उसको दूसरा वस्त्र यानी कि वाइट कपड़ा छोड़ करके दूसरा कपड़ा उसको जो है कि ज़्यादा गर्मी लगता था। तो उन्होंने क्या था, वाइट कपड़ा में उन लोगों का अंग्रेजों में पहनने का चलन था, तो वाइट कपड़ा में नील लगा लेते थे। नील मतलब नीला रंग का होता है, नील का खेती पहले किया जाता था। कपड़ा में नील घोल करके तब पहनता था उसको, धूप में सुखा करके। उससे क्या होता था, आरामदायक महसूस होता था और देखने में अच्छा लगता था। तो इस कारण से वहाँ पर जो अंग्रेज जो था, यहाँ के किसानों को 3 कट्ठा में 1 कट्ठा अंग्रेज को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। 1 कट्ठा खेती का जो भी उपज होता था उसको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। वही 3 कठिया प्रणाली है। और किन पर लागू होता है, तो किसानों पर लागू होता है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलो। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपको ऊपर में अभी बताए थे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। 1 मई को गुरुजी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट, तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था बाबू। 1838, 1858, 1881, 1911। तो फटाफट से बताइए कमेंट करके क्या होगा बाबू। 87 नंबर हो जाएगा, 1881 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलो। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया था। भारत में जो पहला जूट मिल होता है ना, कपड़ा का फैक्ट्री के लिए जूट मिल स्थापना करना पड़ता है, तो यहाँ पर स्थापना किया गया था जूट मिल। सबसे पहले जो किया गया था वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में शुरुआत किया गया था। वेस्ट बंगाल में शुरुआत किया था जूट मिल का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप क्या याद रखेंगे, ए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अब याद रखेंगे पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेम्स वाट, जॉन, एडमंड कार्टराइट और कैप्टन। तो पावर लूम का आविष्कार बाबू मेरे कौन किया था, तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। एडमंड कार्टराइट इसका आंसर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये चीज़ आपको बाबू मेरे बताना है। तो फटाफट से बताइए कहाँ है। पेरिस, वाशिंगटन DC, रोम और जेनेवा। तो कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन एक सेकंड, हाँ जेनेवा ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। व्यापार संगठन, श्रमिक संगठन है ना, स्वास्थ्य संगठन, सभी का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। चलिए, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। अब्राहम डार्विन। यहाँ पर गलत इमेज लग गया है, अब इस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ये PDF में जब कन्वर्ट कर रहे थे टाइपिंग करके, तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टाइप हुआ है तो थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, इसको आप ध्यान नहीं देंगे। तो ये हो जाएगा वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट करके। जॉर्ज स्टीफेंस ने वाष्प चलित इंजन को शुरुआत कराया था जी। ठीक है, मतलब आविष्कार कराया था।
सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार आप लोग को बताना है किसने किया है। बाबू मेरे फटाफट से बताओ कौन हुआ जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। हम्फ्री डेवी, जॉर्ज स्टीफेंस, जेम्स वाट, इनमें से कोई नहीं। तो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है बाबू मेरे, ये किया था हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा जी। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई थी बाबू मेरे? ये 1907 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहला सूती, देखो ये क्या हो गया, ये सेफ्टी लैंप यहाँ इमेज आ गया है, जबकि मेरे द्वारा सेफ्टी लैंप का इमेज यहाँ पर लगाया गया था। कुछ तो प्रॉब्लम होता है। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, बहुत कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखना पड़ता है इसमें, है ना, ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता है। और एक वीडियो के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, कम से कम पूरे के पूरे 12 घंटे का ये PDF बना करके वीडियो अपलोड करने से लेकर के थंबनेल, टाइटल, टैग और सारा कुछ लगाने से आपको 10 से 12 घंटे का मेहनत है। आप लोग को लगता होगा कि 1 घंटा का वीडियो है तो गुरुजी का कोई मेहनत नहीं है। नहीं बाबू, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा बारीकी से, बहुत ज़्यादा ये सब कुछ देखने के बाद आपका ये सब हाईलाइट करना पड़ता है, तभी जा करके PDF तैयार होता है। तब मैं आप लोगों का क्लास लेता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तब जा करके अपलोड करता हूँ, तो बहुत मेहनत लगता है। तो इसी बात में आप लोग फटाफट से लाइक कर लीजिए, लाइक तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत पर तो लाइक तो बनता ही है। तो लाइक बाबू ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको बताए थे क्या? नहीं बताए, चलो बता देते हैं। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापना की गई? तो सूती मिल अगर यदि आपसे पूछेगा, सूती मिल अगर पूछेगा तो कहाँ पर स्थापना की गई? तो कोलकाता में। और जूट मिल पूछेगा, सॉरी बम्बई में। सूती मिल कहेगा तो बम्बई में, क्या बोल रहे हैं हम, बम्बई में सूती मिल। और जूट मिल अभी ऊपर में बताए थे ना आपको, जूट मिल कहाँ पर? तो कोलकाता में। जूट मिल बाबू, जूट मिल कहाँ पर? कोलकाता में गुरुजी, याद रख, हो गया। कोलकाता में जूट मिल है ना, जो हम लोग का खेती होता है, पटसन का जो खेती करते हैं वो जाता है यहाँ पर, सभी किसान बेचते हैं तो कहाँ चले जाता है? तो वो जूट मिल चले जाता है। तो कोलकाता में जूट मिल है और पहली बार शुरुआत किया गया था वहाँ पर कोलकाता में, ठीक है। और सूती मिल कहाँ है? तो बम्बई में है गुरुजी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बताओ फटाफट से, आंसर क्या हो जाएगा इसका? वैज्ञानिक समाजवाद का कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जी। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में है, पटना का प्राचीन नाम, ओह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MI भी बोल सकते हो, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो आपका पटना का प्राचीन नाम बाबू मेरे पाटलिपुत्र था। क्या था? तो पाटलिपुत्र था पटना का प्राचीन नाम, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर आपको बताना है, तो कौन सा है? तो इसका नगर की दृष्टि से अगर बोलें तो पटना ही होगा। मतलब जहाँ नगर किसको, सबसे बड़ा नगर किसको कहा जाता है? जो कि हर चीज़ में बड़ा हो, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, आदमी वहाँ का जनसंख्या की दृष्टि से, संसाधन की दृष्टि से, हर कुछ से बड़ा हो, उसको नगर कहा जाता है, तो सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। तो पटना आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया है? पूंजीपति वर्ग के द्वारा हमेशा श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया है। श्रमिक वर्ग इसका आंसर हो जाएगा बाबू। श्रमिक वर्ग का शोषण हमेशा से, बहुत ही सदियों से करते आया जा रहा है ना। आगे है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दी थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा बाबू कौन दिया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि एबेनेजर हार्वर्ड, विलियम, नेपोलियन और होस्मान। तो बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए। 99 नंबर का एबेनेजर हार्वर्ड हो जाएगा, गार्डन सिटी की अवधारणा दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नंबर 100 में आ गए हम लोग कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? यहाँ पर है 10वें गुरु, इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म। गुरु गोविंद सिंह आप याद रखिएगा, गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ पर? पटना में। और कौन सा गुरु था? तो ये गोविंद सिंह जो था बाबू मेरे, ये 10वें गुरु था सिख धर्म का, है ना, सिख धर्म का 10वें गुरु था। और प्रथम गुरु और संस्थापक कौन था? तो गुरु नानक था। गुरु नानक को देखो थोड़ा
उंगली से लिख रहे हैं स्क्रीन पर तो थोड़ा सा आप हैंड राइटिंग पर मेरा तो ध्यान देंगे ही नहीं, क्योंकि हैंड राइटिंग इसमें नहीं बनेगा चाहे कितना भी धुरंधर हो। तो आप हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे, हमको मतलब है तो अपना क्वेश्चन से और आंसर से, ठीक है। हम लोग को अपना मतलब है तैयारी से, हम लोग को ये हैंड राइटिंग यहाँ पर नहीं देखना जी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 10वें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब वो अलग हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ ये आपको बताना है, तो फटाफट से बता दीजिए बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। 1912, 1936, 1928 और 1940। तो यहाँ पर कब अलग हुआ था बता दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर बाबू। आंसर हो जाएगा 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो जी, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा जो है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो गांव, कस्बा, नगर, महानगर। तो महानगर कब घोषित किया जाता है, देखो गांव से कस्बा बनता है, यहाँ देखो सीरीज कैसे चलता है, गांव से कस्बा बनता है ना। कस्बा में जनसंख्या ज़्यादा होता है उसको नगर कहा जाता है, नगर का जनसंख्या ज़्यादा होता है उसको महानगर कहा जाता है। तो जनसंख्या का घनत्व कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक है कि महानगर में हो गुरुजी, महानगर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस स्थान में हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था बाबू, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो फटाफट से बताओ कहाँ पर हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। तो हम लोग का बिहार में, अपना बिहारी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई ये आपको बताना है जी। तो फटाफट से आप लोग बताइए कहाँ पर हो जाएगा, राजगीर, बोधगया, वैशाली और सारनाथ। तो कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बोधगया। बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे 6 साल तपस्या करने के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला है आपका सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। आपको बताए थे 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में, तो बिहार में तो हुआ था लेकिन किस नगर में हुआ था ये बात बताना है। तो ये चीज़ आपको अभी बताए थे, तो पटना में, पटना में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। पटना में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है कि सामंती व्यवस्था के बारे में बताना। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। तो सामंती व्यवस्था जो था, पहले जो सामंती व्यवस्था किसको कहते हैं, तो सामंती व्यवस्था मतलब राजा महाराजाओं के द्वारा जो शब्द बोल दिया गया वही चीज़ आपको पालन करना पड़ेगा। तभी लोकतंत्र नहीं थे, लोगों का नहीं चलता था, है ना। राजा का बेटा राजा बनता था, राजा का पोता राजा बनता था, तो उसको क्या कहते थे, सामंती व्यवस्था। तो सामंती व्यवस्था को हटाकर किस व्यवस्था का प्रयोग किया गया, किस व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ी, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति का व्यवस्था को लागू किया गया था जी, ठीक है। चलो जी 107 में देखते हैं, रामसार नगर का विकास कब हुआ। रामसार नगर का विकास कब हुआ ये आपको बता करके दिखाना है। तो मध्य युग में रामसार नगर का विकास हुआ था। 108 नंबर हमें यहाँ पर देखो, गोलघर, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, इसको ध्यान में रखना। गोलघर का निर्माण कब हुआ था ये आपको बताना है। तो गोलघर का निर्माण गुरुजी 1786 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1786 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। और किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, तो अनाज को रखने के लिए, आप याद रखिएगा, अनाज को रखने के लिए, हो सके तो आगे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, अभी अनाज को रखने के लिए बनाया गया था गोलघर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बाबू मेरे 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। मतलब 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक हर इंसान को पढ़ना वहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया था। जैसे हम लोग का इंडिया में अभी तक कोई रूल नहीं है कि आप पढ़ें अथवा नहीं पढ़ें, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन लंदन में 1870 ईस्वी में, मतलब आज समझ रहे हो, आज से 200 साल पहले ही प्राथमिक शिक्षा लागू कर दिया था। इसीलिए जो है उस समय का वो जो लंदन है अभी तक का ज़्यादा एजुकेटेड लोग वहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादा ब्रिलियंट, ज़्यादा साइंटिस्ट लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। और हमारा इंडिया में भी ऐसा कोई न कोई नियम रूल पारित होना चाहिए जो कि कम से कम 1 से लेकर के 5वीं तक की शिक्षा बच्चों को दिया जाए और बहुत ही उसको आर्थिक सहयोग भी दिया जाए। देखो यहाँ पर सरकार के द्वारा तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन फ्री में भी दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत लोग गरीबी के कारण नहीं
पढ़ाई पढ़ पाते हैं, गरीबी के कारण, क्योंकि उसके पास खाने को नहीं है तो पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे, है ना। खाने को नहीं है तो पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे, किसी तरह वो खा करके अपना पेट भरण पोषण करते हैं और किसी के घर में जा कर के बर्तन धुलाई काम करते हैं, है ना। देखते होंगे आप, छोटा छोटा बच्चा होटल में जा कर के काम पर लग जाता है। क्यों लग जाता है बाबू? वो पेट के कारण और गरीबी के कारण। इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा सुविधा हमारा इंडिया में भी होना चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 110 में पटना में गोलघर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? आपको बताए थे अनाज रखने के लिए गोलघर का निर्माण किया था अंग्रेज़ों के द्वारा। कब? 1870 में, है ना। 1870 में पटना का गोलघर कितना आपको बताया था, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? सॉरी 1786, गलत बोल रहे हैं हम, 1786 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था अनाज रखने के लिए। सबसे पहला भूमिगत रेल कहाँ पर बनी बाबू मेरे? भूमिगत रेल कहाँ पर बनी आपको ये बता करके दिखाना है। यहाँ पर भूमिगत रेल आपको 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आप बताइए कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? लंदन इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहला भूमि के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर चलने वाला रेल जो बनाया गया था, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी ये आपको बताना है। 1863 में, 1864, 1865 और 1886। फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा कि 1863 ईस्वी में सबसे पहला भूमिगत रेल चला था लंदन में, ठीक है, लंदन में। चलो अगला है खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है ये चीज़ आपको बताना है जी। खूनी रविवार किसे कहा जाता है बताइए फटाफट से। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि खूनी रविवार 1887 ईस्वी के नवंबर माह को कहा जाता है। गुरुजी आपको नहीं पता है? हाँ तो बच्चों मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अब तक आपको पूछा जा चुका है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को खूनी रविवार को के नाम से जाना जाता है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर में कि कौन सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? तो कौन सा सामाजिक वर्ग ऐसा है जो कि बुद्धिजीवी मतलब ज़्यादा अकल उसको आया और ज़्यादा होशियार बनते गए? तो ये हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के जो लोग थे ना, मध्यम वर्ग के जो लोग थे उसको जो है ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग के रूप में उभर करके आया। क्योंकि पहले जो था, बहुत पहले, आज से बहुत पहले, 500 साल 1000 साल पहले का लोग जो मध्यम लोग था उसको उतना जो है बुद्धि नहीं था और वो अपना भरण पोषण किसी तरह से कर पाते थे सामंती व्यवस्था के अंदर रह करके। और वहाँ के जो महाजनी प्रथा था, लोगों के यहाँ गुलामी कर करके, बंधुआ मजदूर कर करके, तो मजदूरी करके वो अपना भरण पोषण करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये इसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि अकल आने लगा। तो वो कौन सा होगा? मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग के लोग। अगला है आपका 115 में अस्थाई कृषि। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? तो अस्थाई कृषि जब किया जाता है तो संपत्ति का जमाव संभव हो जाता है, मतलब संपत्ति आप अर्जन कर सकते हैं। जब अस्थाई कृषि कहने का मतलब क्या होगा कि रेगुलर आप कृषि खेती बाड़ी से जुड़े हुए रहेंगे तो ज़रूर है कि आपको इनकम होगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए आप याद रखेंगे जी, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है जी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताइए फटाफट से गुरुजी, क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो जेनेवा इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जेनेवा में, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष किया गया बाबू मेरे, ये बताना है। तो इसका आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1993। और मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में, ठीक है। चलो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। यहाँ है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर तो अनुबंधित मजदूर, यहाँ गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बस यही रहेगा आपको, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। अनुबंधित मजदूर को, जो अनुबंधित मजदूर किसको कहते हैं? जिसको कि ज़बरदस्ती मजदूरी कराया जाता है, मतलब उसको कर्ज को शोधने के लिए। मान लीजिए आप किसी से कर्ज लिए, है ना, किसी दूसरे का एग्जाम्पल देते हैं, आप कहीं बुरा ना मान जाए। अगर कोई किसी से कर्ज लेता है, कोई व्यक्ति, ए व्यक्ति जो है एक्स के पास से कर्ज लेता है क्योंकि एक्स के पास बहुत पैसा है। तो जब एक्स का पैसा ए नहीं दे पाता है तो क्या करता है? एक्स क्या करता है? एक्स जो है ए को मजदूरी कराता है, और तब तक मजदूरी कराता है जब तक उसका पैसा पूरा शोध नहीं हो जाता है या उससे ज़्यादा भी करा लेता है। तो उसी को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, जिसको कि हिंदी में उसका अर्थ होता है अनुबंधित मजदूर, ठीक है।
गिरमिटिया उन्हीं को कहा जाता है। और गिरमिटिया मजदूर को जो है किस क्षेत्र में भेजा जाता था बाबू, किस क्षेत्र में भेजा जाता था कमाने के लिए? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आप फटाफट से बताइए। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन आता है? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये तीन राज्य आते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। वही सब क्षेत्रों में कमाने के लिए भेजा जाता है। आज भी देखते होंगे आप, हमारे बिहार से बहुत लोग जो है बाहर कमाने के लिए जाते हैं, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, है ना, पानीपत, सोनीपत, इस तरह से लोग यहाँ से कमाने जाते हैं। गुजरात भी जाते हैं, हर स्टेट में बिहार के लोग मिल जाएंगे। तो उस समय भी लोग कमाने के लिए भेजा करते थे गिरमिटिया मजदूर को। कहाँ पर? तो गिरमिटिया मजदूर को पश्चिमी क्षेत्र में कमाने के लिए भेजते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बाबू मेरे किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। नंबर 121, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, ये आपको बताना है। तो बाबू मेरे 121 का आंसर हो जाएगा फांसीवादी जो शासन प्रणाली जो है आर्थिक संकट के बाद उभर करके आया। आर्थिक संकट के बाद फांसीवादी शासन प्रणाली शुरू किया गया। चलो 122 नंबर में है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत बाबू 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो। भूमंडलीकरण क्या है? तो आप अगर जी बुक पढ़े होंगे तो सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं भूमंडलीकरण को। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं का हो, भारत का हो, विदेश का हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का, कहीं का हो, तो वो कहीं से कहीं व्यापार कर सकते हैं। उसी को भूमंडलीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं जी। ठीक है। नंबर 123 में आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति बाबू क्या थी, ये बताइए फटाफट से। इसका हो जाएगा आंसर बी, औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, आप याद रखिएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी या संकट, एक सेकंड, हाँ, आर्थिक मंदी या संकट किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ये आपको बताना है। 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी या संकट प्रारंभ हुई थी जी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा व्यापारिक मार्ग था? तो कौन सा व्यापारिक? रेशम मार्ग याद रखेंगे, या इन्हीं को सिल्क रूट के भी नाम से जाना जाता है। रेशम मार्ग को ही सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में ये दोनों रह सकता है, तो आप दोनों सही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अगला में देखते हैं कि कागज़ का आविष्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ, ये आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए। तो चाइना में गुरुजी कागज़ का आविष्कार किया गया था जी। ठीक है, चाइना में, याद रखिएगा। चीन में कागज़ का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन शायद हम पहले अभी भी बताए हैं ऊपर में। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इसका आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक था। ठीक है। अगला है मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर बाबू कौन थे, बताइए फटाफट से। एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर जो थे कौन थे? तो एक धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, ये आपको बताना है। वो फटाफट से बताइए। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का? तो फ्रांस का दार्शनिक था रूसो। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण से मतलब क्या होता है कि छपाई करना। तो कागज़ का शुरुआत जो है, कागज़ का शुरुआत बाबू कहाँ पर हुआ था? तो चाइना में हुआ। तो स्वाभाविक है कि जब वहाँ छपाई होगा, कागज़ का आविष्कार क्यों किया गया होगा? तो लिखा पढ़ाई करने के लिए किया गया होगा। तो वहाँ पर ही मुद्रण का कहने का मतलब है छपाई का शुरुआत, कागज़ में छपाई का शुरुआत चाइना में ही हुआ और कागज़ का आविष्कार भी चाइना में ही हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि किसने कहा मुद्रण जो है, एक सेकंड, हाँ, मुद्रण जो है, मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था, फटाफट से बताइए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताइए। तो मार्टिन लूथर ने कहा था कि ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है क्या, तो मुद्रण, यानी कि जो हम लोग कागज़ न्यूज़पेपर में जो या फिर अभी जो हम लोग लिख पाते हैं पेपर में, तो वो मार्टिन लूथर ने कहा था ईश्वर की देन है, महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। चलो अगला है आपका कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन। चाइना के बाद कहाँ गया था मुद्रण कला, है ना, छपाने की कला कहाँ गया था, तो वो गया था आपका इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कौन शुरुआत किया, इंग्लैंड में शुरुआत कौन किया था, ये आपको बताना है। कैक्सटन ने शुरुआत किया था, कैक्सटन ने शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है, बताओ, नहीं है तकलीफ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपका इनमें से कौन जातीय आंदोलन के प्रणेता थे, ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। जातीय आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा आंसर, जातीय आंदोलन का प्रणेता कौन थे, फटाफट से बताओ बाबू मेरे, जातीय आंदोलन का प्रणेता कौन था, ये चीज़ आपको बताना है जी। ये हो जाएगा जातीय आंदोलन का, इसका एक सेकेंड, ज्योतिबा फूले का बाबू, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, और 10-15 क्वेश्चन होगा, तो हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। 95 स्थापनाएँ या थीसिस किसकी रचना है, तो 95 स्थापनाएँ या थीसिस किसकी रचना है, ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए किसकी रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया है, मार्टिन लूथर और कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग, द्वारकानाथ टैगोर। तो आप याद रखिएगा मार्टिन लूथर जो है 95 स्थापनाएँ या थीसिस का संस्थापक था। ठीक है, एक बुक है, ठीक है, 95 स्थापना एक बुक है जो कि ईसाई धर्म से संबंधित है। चलो अगला है हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, श्री कृष्ण सिंह, और आगे है आपका मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा बाबू, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ या कब पास हुआ, एक ही बात हुआ, तो ये बताइए फटाफट से कमेंट करके कब पास हुआ। 1978 में, 1979 में, 1878 में, 1778 में। तो फटाफट से बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1878 में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा जी। चलो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में बताना है कि किस पत्र का संपादन किया था। तो यंग इंडिया का संपादक जो है महात्मा गांधी ने किया था जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख लेते हैं क्या है, आपके सामने है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, है ना। पहले जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया था, इसमें क्या नियम था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में नियम था कि आप अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते हैं। अंग्रेज़ अगर कोई नीति या कोई नियम लेकर के आता है, तो यहाँ का जो मीडिया था, है ना, मीडिया, जैसे कि अभी आप देखते होंगे अपना टीवी में या अपने मोबाइल में, यूट्यूब में, तो कहीं अगर कुछ गलत होता है तो मीडिया बोलता है। तो उस समय जब मीडिया अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलता था, तो उन्होंने एक प्रेस एक्ट लेकर के आया, क्या नाम से जाना जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें नियम था अगर उसके विरुद्ध कोई बोले तो 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी था। तो इसीलिए जो है आपका अमृत बाजार पत्रिका जो है, इन्होंने भाषा बदल दी। पहले छपता था अंग्रेजी में, अमृत बाजार पत्रिका पहले छपता था अंग्रेजी में, बाद में क्या कर लिया, ये बंगाली लैंग्वेज कर लिया, है ना, अपनी भाषा बदल लिया, बंगाली कर लिया। ठीक है जी, आप याद रखिएगा। 1939 में देखिए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम अपना जो है वो बाइबिल का छपाई की थी। सर्वप्रथम क्या, बाइबिल की छपाई की थी गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है, जन्म किस देश में हुआ था, जन्म जो है गुटेनबर्ग का किस देश में हुआ था, बताइए फटाफट से आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जन्म इसका किस देश में हुआ था, तो बाबू इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मनी, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या है,
141 में है कि किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी। मुद्रित पुस्तक का मांग जो है किस देश के सिविल सेवा परीक्षा में मांग बढ़ा दी, तो वो चाइना में मांग बढ़ा दिया था सिविल सेवा परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल जाना जाता है। तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकाफ, ये यहाँ पर चार्ल्स मेटकाफ होगा, चार्ज हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, चलो जी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, है ना। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल घोष इसका सही आंसर हो जाएगा, मोतीलाल घोष जी। ठीक है, मीरात उल अखबार, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। तो बताइए फटाफट से कमेंट करके कौन हो जाएगा मीरात उल अखबार का। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय मीरात उल अखबार का संस्थापक हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पर आपका कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। मराठा समाचार पत्र, कहने के लिए तो मराठा है ना, यहाँ पर कहने के लिए नाम के आगे इसका क्या, मराठा। आप लोग सोचते होंगे कि मराठी भाषा में लिखा गया है, लेकिन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए आपका अंग्रेजी भाषा में छपता था क्या, मराठा समाचार पत्र आपका किस भाषा में, अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नहीं आगे, बस इतना ही था। देखिए टोटल मिलाकर के 145 जो पूरा हिस्ट्री का निचोड़ जो होता है, पूरा हिस्ट्री का निचोड़ आज की इस वीडियो में आपको बता दिया गया है, और यहीं से आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप इसका PDF कैसे करना है, PDF लेने के लिए व्हाट्सअप कर लीजिए 7988997348 पर, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है आपको आगे का वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जय हिंद।